देखो, किंगडम एंड अर्ली रिपब्लिक वाला कल मैंने पढ़ाया था, मैं आपको बता दूं। इससे पहला पॉइंट है हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। कुछ लोग राजा कैसे बन जाते थे। तो राजा बनने का दो तरीका था। एक पहला तरीका ये था कि अगर मान लो कि कोई राजा है, तो उसका जो अगला बेटा होगा, बेटे का बेटा, जो भी सन होते थे, एंसेस्टर जो भी पूर्वज होंगे, वो राजा बनते चले जाते थे। ठीक है। दूसरा क्या था कि दूसरा था रिपब्लिक, मतलब जिनको लोग चुनते थे, जिनको जनता या पब्लिक है ना मिलकर के वोट करती थी, जैसे आज की डेट में इलेक्शन होता है उस तरह से। तो वैसे राज्य या वैसे स्टेट्स को जन कहा जाता था। गण 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 से गणराज्य बना है ना। रिपब्लिक का हिंदी में मीनिंग होता है गण या गणराज्य। ठीक है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें एक वर्णा वर्ण सिस्टम है। वर्ण वर्ण का मतलब होता है जाति। आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद 10 चैप्टर्स में बटा हुआ है। जैसे हमारी चैप्टर बुक है ना 10 चैप्टर्स, उसको मंडल कहते हैं। ठीक है। तो उसमें 10 मंडल है। तो 10 मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उसमें सबसे पहले जाति या वर्ण या कास्ट सिस्टम का पता चलता है। ठीक है। तो प्राचीन काल में, अभी देखो बेटा, हम लोग के समाज में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं ना। जैसे कोई ब्राह्मण है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण है, कोई जाट है, इस तरह से करके कोई यादव है ना। इस तरह से बहुत सारी जातियां होती रहती। उस जमाने में केवल 4 ही कास्ट होते थे हिंदू समाज में। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करता था। क्षत्रिय या तो राजा बनते थे और नहीं तो वॉरियर बनते थे, योद्धा, मतलब कि जनता की रक्षा करने वाले होगा। राजपूत, जी, क्षत्रिय मतलब राजपूत। वैश्य वो होते थे जो कि पेट पालने का काम करते थे। और वो कौन थे? व्यापारी और किसान, बिजनेस। जी, काम तो बेटे आसान किसी का नहीं होता। हर आदमी का काम का तो अपना इफ और बट तो होता ही है। ठीक है। और सबसे लास्ट में शूद्राज, जो कि जिनको अछूत भी कहा जाता था। उनका छुआ कोई पानी नहीं पीता था, उनको अपने कुएं से पानी लेने दे, उनका छुआ वो कोई खाता नहीं था, शादी विवाह में उनको कोई बुलाता नहीं था, उनको गांव से बाहर निकाल के रखा जाता था, मंदिर में नहीं प्रवेश दिया जाता था, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको अछूत माना जाता था, छोटी जात का माना जाता था। ये सदियों से परंपरा चलते आ रही थी। अच्छा, अब कह दोगे तो जेल जाना है? अब बिल्कुल नहीं है। अब सरकार ने, देखो बेटा, आपको पता है कि हम लोगों के देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है ना। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 395 आर्टिकल से अनुच्छेद, आर्टिकल, कानून, 395 कानून है। उसमें भी 17वां जो कानून है, 17 395 में, 395 में 17th रूल जो है, वो प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने भी किसी आदमी को जो छोटी जात से है, SC ST है, अगर उसको उसकी जाति का नाम लेके बुरा भला कह दे, या कह दे कि मैं तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीऊंगा, तुम मंदिर में नहीं आ सकते, या उनके साथ मारपीट कर दे, कुछ ऐसा कर दे, अपमान कर दे, तो नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। नॉन बेलेबल वारंट मतलब ये होता है कि आपको हथकड़ी लगेगी, पहले आप जेल जाओगे, उसके बाद आपका कुछ होगा। सबसे पहले आपको जेल जाना है। इतना कड़ा कानून है इसके खिलाफ, समझ रहे हैं ना। तो अब तो मेरी, आप अगर ना पानी पियो आपका मर्जी, लेकिन ये चीज अगर प्रूव हो जाए कि उसकी छोटी जात होने के कारण आपने उसका अपमान किया है, उसका छुआ पानी नहीं पी के, या अपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया, करने दिया, तो भैया आप जेल जाएंगे। फिर वहां है ना, जज के सामने आप अपनी वकालत दिखाइएगा। समझ में आ रही बात? अब देखो, भारत में अभी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो जरा जीके हम देख ही लें, हमारे होनहार बच्चों क्या कितना अच्छा है। तो पहले खुशहाल बताएगा कि मणिपुर की कैपिटल क्या है।
खुशहाली वहां बहुत है। नागालैंड का तुम बताओ। खुशहाल नहीं, खुशहाल, उसको बताएं तो क्यों। ठीक है मेरे को। तुम बताओ अरुणाचल प्रदेश का। हमें क्या पता, तुम। अरुणाचल प्रदेश, गुड। तुम्हें याद है कैपिटल आसाम का, उसको बोलने दो। एनीबडी कोई? तुम्हें कैपिटल से याद नहीं? गई तू आज। नहीं नहीं, रुक बेटा, इनको पूछने दे, छोटे बालक हैं। तुम लोग बताओ असम का है। अनुप्रिया, जीभ की है ना, कटोरी बना देंगे काट के। तू बता। दिसपुर, असम का दिसपुर है क्या? चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब आप लोग को कैपिटल से याद कराने पड़ेंगे। हे भगवान, कहां फंस गए हम। देखिए, मेरे को कल 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज नेम्स विद कैपिटल लर्न चाहिए, करके आना कल सारे बच्चे। हाँ अच्छा, वो सारे नाम्स भी मैसेज होमवर्क, ठीक है। मेरी बात सुनिए, तो जनपद आ जाए। आज से 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स अगो, बेटे जमीन पे गलती से मत फेंकना, वहीं बाहर फेंक के आओ, बाहर बाहर नहीं, बाहर फेंक के आओ जहाँ कूड़ा है। तो उस समय, हाँ यही लगाता ही होगा, मेरे को पता है। करते हैं बेटा। तो 16, जैसे अभी स्टेट 28 है ना, तो उस समय इंडिया में 16 स्टेट थे जिसको कि महाजनपद कहा जाता था। उस 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म होता है ना, तो उसका एक एपिक था, बहुत बड़ी किताब थी, अंगुत्तर निकाय। उस पुस्तक में, बुक में 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया था। इन 16 महाजनपदास में से आपको आपके चैप्टर में केवल 2 पढ़ना है, और उसका नाम है मगध और दूसरा है वज्जी। 42 जाना है आपको? 3 बजे रुक जाना, ठीक है, जाना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो महाजनपदास में मगध के बारे में बात करें, बिहार में जो पाटलिपुत्र है, पटना जो कैपिटल है, वहां पे गंगा नदी के किनारे पूरा पाटलिपुत्र शहर बसा हुआ है, ठीक है। उस पाटलिपुत्र नदी के किनारे ही, गंगा नदी के किनारे ही और उसके आसपास के इलाके में पूरा मगध था, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं भी बिहार में मगध से ही हूँ, ठीक है। वहां पर सबसे पहले, जैसा कि कल बताया था, बिंबिसार, हर्यक डायनेस्टी का जो किंग था बिंबिसार, उसने मगध की स्थापना की, मगध राज्य बसाया था, और उसकी राजधानी या कैपिटल राजगृह को बनाया था, जो अभी नालंदा बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर, ठीक है। उसके बाद मगध में और भी राजा होते गए, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, फिर और भी होते गए, बहुत सारे उसमें आए। आप चंद्रगुप्त मौर्य पे फोकस करो। उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बने, आपने चाणक्य का भी नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम सुना होगा। तो उस समय पाटलिपुत्र में की कैपिटल में, जो कैपिटल थी और जो मगध था, उसकी राजधानी में कौन था? उसकी राजधानी में था घनानंद नाम का एक राजा था। चाणक्य उसका प्राइम मिनिस्टर था, जिसका उसने अपमान किया था। तो चाणक्य ने उसका मगध छोड़ दिया, और मगध छोड़ करके, जब अभी पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, याद रखिएगा, तो उसे इस्लामाबाद के आसपास एक तक्षशिला नाम की एक यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी समझते हैं ना, बहुत बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी थी। तो वहीं पे चाणक्य एक प्रोफेसर थे, वहां लौट रहे थे, तो रास्ते में छोटा, आप लोग की उम्र का चंद्रगुप्त मौर्य इतना ही छोटा था, वो खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो हर बार क्या होता था ना, वो राजा बनता था और सबको सैनिक या सेनापति प्रजा बना देता था। तो चाणक्य को लगा कि इस बच्चे में कुछ बात है, बोला कि मैं इसको ट्रेंड करूंगा और घनन से अपने अपमान का बदला दूंगा। उसके माता पिता से आज्ञा लेके उसको ले गया तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, वहीं पढ़ाया लिखाया, पूरा सारे आर्म्स और एम्युनिशन की ट्रेनिंग दी,
तलवार की, धनुष की, सबकी, राजनीति की, पॉलिटिक की। और फिर जब लौट के आया तो घनंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार किया और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य एम्पायर की स्टेबलाइजमेंट हुई। उसके बाद बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए उनका नाम बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक, उसको कौन नहीं जानता अशोक का नाम? अच्छा हाँ होगा बेटे, 8 चैप्टर होगा आप लोग, थोड़ा सीएट स्कूल में गुड़िया भी पढ़ती है ना, पहचानते होंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद यहाँ पर और भी राज्य आते गए और भी डायनेस्टी आती गई, लेकिन अशोका का नाम सबसे अधिक फेमस था। मैं देख लेता हूँ इसमें क्या पढ़ाना है। अब जैसे इसमें और चीज देखो, मैं कुछ महाजनपदास का नाम बताता हूं। अवंती, ठीक है, मगध, कौशल, गांधार, पांचाल, कौशल, अंग, वज्जी, इस तरह के बहुत सारे थे। 16 यहां पे जो भी महाजनपदास थे वो फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड का मतलब था चारों तरफ से किले से घिरे हुए थे। आपने रेड फोर्ट देखा है ना किला, तो क्या होता है, ऊंची ऊंची दीवार है चारों तरफ से, उसके बीच में पूरा का पूरा किला, बहुत सारे बिल्डिंग, सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो मोस्टली यहां पर भी ऐसा ही था, ठीक है ना। अभी देखो हमें अशोक का, सॉरी अकबर का, शाहजहां का बनवाया हुआ बहुत सारे, जैसे रेड फोर्ट है, ये ताजमहल सब दिखता है, लेकिन अशोक और चंद्रगुप्त का बनवाया हुआ बहुत कम चीज दिखता है। उनके कोई भी महल नहीं मिले हैं। मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या था कि मगध में बहुत ही घना जंगल था, गंगा नदी के दोनों साइड में बहुत घने जंगल थे, बहुत डेंस फॉरेस्ट था। तो वहां पर मोस्टली जो, अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको पत्थर मिल रहे हैं कहीं? मैदानों में जाओ कहीं पत्थर मिलेगा? हर जगह मिट्टी मिट्टी मिलेगी, पत्थर तो मिलेंगे नहीं। हाँ लेकिन जंगल होगा तो लकड़ी मिल जाएगी आपको। तो वहां पर गंगा नदी के किनारे फॉरेस्ट होते थे, लेकिन माउंटेन्स कहीं नहीं थे, ठीक है ना। इसलिए वहां पर जो भी महल बनाए गए, बिल्डिंग बनाई गई, वो टोटल लकड़ियों के बनाए जाते थे, वुडन। इसलिए, और आपको पता है कि जो वुडन चीज होती है हजारों साल तक नहीं टिकती, वो सड़ गल के खत्म हो जाती है, इसलिए उसका कोई भी अवशेष नहीं मिला। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। आप लोग के मन में क्वेश्चन ये है कभी कि ये अशोक का बनवाया हुआ कोई चीज नहीं दिखता, और इन समूह के बनवाए हुए, चंद्रगुप्त के बनवाए हुए नहीं दिखते, और लेकिन अकबर और इन समूह का दिखता है? कोई बात। अशोक का आपको अशोक स्तंभ मेहरौली में देखने को मिला होगा, जो है ना, मैं बता रहा हूँ, कुतुब मीनार में है ना, कुतुब मीनार में भी गया था। कुतुब मीनार के पास ही मेहरौली, जिसको कहते हैं मेहरौली का इलाका है, तो वहां पर बेटे वो अशोक स्तंभ मिलेगा, जिसको कि आयरन पिलर ऑफ अशोका कहा जाता है। आयरन पिलर के अंदर हजारों साल से वो ओपन स्काई के नीचे है, मतलब उसके ऊपर कोई शेड्यूड नहीं है, ठीक है, बारिश गिरते रहती है, आंधी तूफान आते रहते हैं, उसमें कोई भी रस्टिंग या जंग नाम की कोई भी चीज नहीं है, वैसे का वैसा है, ठीक है। अशोक ने और स्टोन पिलर्स भी बनवाए थे, ठीक है, वो भी देखने को मिलता है। देखो अब एक बात तो सोचने वाली है, आपने कभी सोचा है ये जो सरकार है, गवर्नमेंट है अभी, जैसे मोदी सरकार है, केजरीवाल सरकार है, तो बेटा ये सब कुछ चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक का कैसा पैसा, किस तरह से? आप लोग का नहीं बेटा, वो पुराना है, वो पुराना है, मत देखो, छोड़ो। टैक्स पता है आप लोग इस बात को? बिल्कुल। आप जो ये टी शर्ट, ये कपड़े पहने, जो बुक्स आपने खरीद के लाए, आपने जो नोटबुक, जो पेन खरीदी है, जो बैग खरीदा है, हर एवरी आइटम के ऊपर जो भी चीज आप खरीद करके घर लाते हो, हर चीज पे कुछ ना कुछ टैक्स होता है, जो कि अब सरकार बेटा साइंस ही कराए थे कल ना, आज भी साइंस करके खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत क्या? तो कोई बात नहीं, कौन बुक लेके आता है, हम तो बुक से पढ़ाते नहीं, हम अपने से पढ़ाते हैं बुक से, ठीक है।
सारे नाम जानने हैं आपको? इस पे तो दिया हुआ भी नहीं है और जानना भी नहीं है आपको, अभी रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लेना जी। वर्नास तो बता ही दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो टैक्सेस के बारे में अगर बात करें तो सरकार जो होती थी वो टैक्स लेती थी बिल्डिंग। अब ये महाजनपदाज में जो बड़े बड़े ह्यूज बिल्डिंग बने, जो इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं, महल हो गए, ये जो भी चीज था, किले बने, फोर्ट बना, वो कहाँ से बना? तो ये सारे टैक्स से होते थे, और टैक्स बिल्डिंग ऑफ ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज इनके लिए आता था। इतनी बड़ी सेना है तो उनको सैलरी भी देनी है, हाथी घोड़ों का भी इंतजाम करना है, हथियारों का भी, बिल्डिंग भी बनानी है ना, इसके लिए सरकार टैक्स लेती थी। टैक्स जो था वो क्या था, बड़ा ध्यान दीजिएगा, टर्न द पेज, वो जो नीचे लिखा हूं टैक्स वाला, टैक्स कहां है, ठीक है, लिखा टर्न, वहां टैक्सेस, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के, देखिएगा। Instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular taxes. अब साल में किसी पर्व में ही गिफ्ट लेने के बजाय रेगुलर टैक्सेस का नियम बन गया कि रेगुलर बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या था, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनाज, मोस्टली लोग काम क्या करते थे, खेती बाड़ी का, तो जो भी किसान खेती बाड़ी का काम करते थे, ठीक है ना, तो उनको क्रॉप्स पे टैक्स देना होता था, ठीक है। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, बिल्कुल। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 of what was produced. This was known as भाग। भाग को सर्कल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अनाज जो भी किसान उगाता था, जो भी क्रॉप्स उगाता था, ग्रो करता था, उसके ऊपर 1/6, मतलब कि जितना भी आप अनाज उगाओगे एक किसान, अपने टोटल प्रोडक्शन का, उत्पादन का, है ना, उपज का 1/6 मतलब छठा हिस्सा आपको सरकार को देना होगा। ले बेटे, इसमें बहुत सारे पेंसिल है, निकाल, है ना। और इसको अनाज के ऊपर दिए जाने वाले टैक्स को क्या नाम होता था उसका, भाग। याद रखिएगा, अनाज के ऊपर जो सरकार को टैक्स दिया जाता था उसको उस जमाने में भाग कहा जाता था, भाग। और ऐसे जी, देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन एज वेल। क्राफ्ट्स पर्सन कौन, जो कपड़े बुनते थे, बुनकर जो होते थे, है ना, उनके ऊपर भी टैक्स होता था, ठीक है। दिस कुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ लेबर, लेकिन उनसे पैसे नहीं लिए जाते थे, उनसे लेबर के रूप में उनकी मदद ली जाती थी। जैसे मान लो कोई मजदूर है, वो क्या टैक्स देगा, तो उससे होगा ना कि इतने दिन है ना, तो मेरे घर में फ्री में काम कर दो बिना सैलरी के या बिना मतलब मजदूरी के, तो वही तुम्हारा टैक्स हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, अ वेवर और ए स्मिथ may have had to work for a day every month for the king. कोई भी बुनकर जो क्राफ्ट्समैन होता था, या स्मिथ मतलब कि कोई लोहार हो गया या बढ़ई हो गया, ठीक है, या कारपेंटर समझ लीजिए, या घर बनाने वाला जो मैसन होता है, इन सबों को महीने में एक दिन राजा के पास फ्री में काम करना होता था राजा के लिए, यही उनका टैक्स होता था। Herders were also expected to pay tax in the form of animals and animal produce. जो भी चारवाहे होते थे, जो जानवर पालते थे, वो या तो दूध का कोई भी हिस्सा या कोई मिल्क प्रोडक्ट देते थे राजा को टैक्स में, और नहीं तो कभी कभी जानवर भी उनको देना पड़ता। There were also taxes on goods that were brought and sold through trades. व्यापारियों को भी जिन चीजों का व्यापार करते, जैसे मान लो कोई व्यापारी है ना, सोने चांदी का व्यापार कर रहा है, तो सोने चांदी में से एक हिस्सा राजा को देगा। कोई व्यापारी घोड़ों का व्यापारी है ना, माने कि हॉर्स ट्रेडर है, तो कुछ घोड़े है ना राजा की सेना में दे देगा वो टैक्स के रूप में, इस तरह से होता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जंगल से जो भी शिकार करते थे शिकारी लोग, या जो भी चीजें इकट्ठा करते थे, जैसे फल कंदमूल जो भी है, वो भी राजा को देते थे टैक्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। पता है कहाँ के लिए, जो भाग मैंने आपको बताया ना बेटे, किसी भी बड़े जॉब के लिए, बड़े ऑफिसर के जॉब के लिए, आईएएस आईपीएस यूपीएससी के लिए, वो भाग यहीं से पूछा जाता है, यही है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, याद रखिएगा।
मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों को कि मैं आपको पढ़ाते समय बता दूंगा कि कहाँ कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल। अब देखो बेटा, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा चेंज आया, और वो कैसा हुआ? There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshares. हुआ क्या, पहले जब आयरन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, पहले कर तो लो, एक एक मिनट में मत चेक कराओ, तो और आगे करो, पूरा मल्टीपल फैक्टर कहाँ हुआ है? अच्छा, आधा खाना खाते हो, कल मेरे को मंडे को पूरा चैप्टर खत्म चाहिए, ठीक है ना? दीदी एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म करती है, ऐसे करती नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया उसको इंस्पायर करने के लिए, बुद्धू सुना भी करो बेटा। मिर्ची अच्छी लगती है तुम्हें? मिर्ची अच्छी लगती है? मिर्च क्या यार, वो मिर्च थोड़ी होती तो मिर्च का क्यों नमूना होता है। चलिए ठीक है, चेंज इन एग्रीकल्चर में क्या हुआ, पहले जब लोहे का खोज नहीं हुआ था, आयरन की कोई भी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो लकड़ी या जो उड़न होता था ना, उसी से खुदाई करके खेती की जाती थी। सबसे पहले मगध रीजन में ही, मगध क्षेत्र में ही आयरन की खोज हुई, आयरन लोगों को पता चला, इसीलिए 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपद में सबसे अधिक पावरफुल मगध ही डायनेस्टी, मगध जनपद था, क्योंकि यहाँ पर आयरन के माइंस थे, ये लोग लोहा निकाल करके उसे एग्रो टूल, मतलब कृषि के औजार भी बना लेते थे, एग्रीकल्चर टूल्स, और साथ ही साथ वेपन्स भी बना ले, तलवार हो गए, भाले हो गए, है ना, ये सारे। तो अब खेती में लोहे के आ जाने के कारण लोहे के हल बनने लगे, प्लो शेयर्स बनने लगे, उसके बाद फावड़े, सब कुछ बनने लगा, और सारे के सारे टूल सब इसके हो गए, और इसके कारण से ज्यादा हिस्सों को, जंगलों को काट करके खेतों में बदल दिया गया, और बहुत विस्तृत जगह पे, बहुत ही वाइड स्प्रेड इलाके में खेती की जाने लगी। आ रहा समझ में? However, it was back-breaking work, generally slave men and women, das and dasis and Laila labor had to do this work. Okay. अब देखो, जब बेटा मान लो कि खेत बढ़ रहा है, खेत अगर बहुत ज्यादा बन गए, तो उस पे काम करने वाले लोग भी तो होंगे, उस पे काम करने वाले लोग भी होंगे। अब काम करने वाले लोग कौन होंगे? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हो तो काम करेंगे नहीं खेतों में, तो लेबर लोग जिनके पास जमीन नहीं होती थी, लैंडलेस लेबर होते थे, तो आपने दास और दासी, गुलाम का नाम सुना है, स्लेव, तो स्लेव लोग होते थे, वो राजा के या जो भी फ्यूडल होता था, मंत्री होता था, या बड़ा किसान जमींदार या लैंडलॉर्ड होता था, उसके खेत पे वो काम करते थे। हाँ, मगध के बारे में तो मैंने सब कुछ बता ही दिया था आप लोगों को, बिंबिसार, अजात शत्रु बता दिया था ना जी। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी, घनानंद के बारे में बताया था, जिसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की डायनेस्टी की स्थापना की थी, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जब घनानंद का शासन था मगध में, उस समय सिकंदर का नाम सुना ना, अलेक्जेंडर का, सिकंदर, अलेक्जेंडर, उसका नाम हिंदी में सिकंदर उसको कहते हैं, तो उसने अटैक किया था, लेकिन उस समय भारत पे उसी का अटैक हुआ था, वज्जी, इसके बारे में जान जाइए। While Magadha become a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaisali in Bihar was under a different form of government known as Gana or Sangha. वैशाली जिला जो बिहार का है, मैं गया हूं, मैं तो बिहार का ही, वहां पे देखा है, तो वहां पर जो शासन होता था, राजा ऐसे ही कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, वहां पर लोग चुने जाते थे, और इस तरह के वहां पे जो डिफरेंट टाइप का गवर्नमेंट था, उसको गण और संघ कहा जाता था। इन गण और संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना ये चैप्टर में, इन बहुत जी, गण और संघ बॉक्स में याद रखिएगा कि
गण जो था इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। गण एक ऐसा ग्रुप था जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे। और संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी। अब देखो क्या है, इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। गण और संघ में एक ना होकर के एक से अधिक राजा होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, हजारों आदमी एक साथ शासन करते थे। इवन ओके, ईच वन वाज नोन एज अ राजा। एक गण या संघ में हजारों लोग होते थे जो मिलके शासन करते थे और सबों को राजा कहा जाता था। These rajas performed ritual together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, Umendasas and Kamkaras could not participate in these assemblies. हजारों लोग एक साथ मिलके शासन करते थे, सभी लोगों को राजा कहा जाता था। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा निर्णय या डिसीजन लेना है, या मान लीजिए किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया एनिमी ने, तो सब लोग असेंबली बुलाएंगे, जैसे पार्लियामेंट में होती है ना, सब लोग एक जगह बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसी पे काम किया जाएगा। कोई एक आदमी का डिसीजन नहीं होता था। कामकार मतलब बेटा दास जो होते थे ना, कामकार मतलब लेबर, लेबर को कहा जाता है। बौद्ध बुद्ध एंड महावीरा, बुद्ध और महावीर को तो जानते हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, दोनों के दोनों गण और संघ से ही रिलेटेड थे। इनके फादर भी इन्हीं गण और संघ के राजाओं में से एक राजा थे और दोनों का जन्म वज्जी गण में ही हुआ था। बिलोंग टू गण और संघ। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। चलिए तो बता, बस होने वाले ये क्या, एक मिनट रुको। मेरे को इंटरप्ट मत करो बीच में, 5 मिनट दो मेरे को बेटा, ठीक है? डोंट टॉक प्लीज। तुम्हें काजू कतली की कसम, चुप रहो बेटा। चैप्टर खत्म हो चुका है। एक अजात शत्रु वाला जो बॉक्स है ना ब्लू कलर का, कहाँ है? वही है ना अजात शत्रु वाला? या देखो, मगध का जो पहला राजा था उसका नाम था बिंबिसार, और भारत का पहला वो स्टेट बना। उसका बेटा अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने क्या किया, वज्जी पे अटैक करके उसको भी जीत लिया और अपने मगध में ही मिला लिया था। यही पूरी कहानी है और इसी के अंदर पूरी कहानी वो दी। ठीक है, इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। बेटा ये जो वीडियो है, सारे वीडियो संडे कल है ना।